नमस्कार। 18 जुलाई 2020 हो चुकी है और 18 जुलाई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, सारे प्रश्नों की हम विस्तारपूर्वक वीडियो में चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रश्न से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जानकारी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। और वीडियो की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप स्टडी चेक करके करंट अफेयर्स के साथ साथ आज की टॉप 20 हैंड रिटन पीडीएफ करंट अफेयर्स की डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगी, इसलिए डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ें। चलिए दिन की शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रिका प्रसाद संतोखी। चंद्रिका प्रसाद संतोखी हाल ही में सूरीनाम के राष्ट्रपति बने हैं। तो वहीं इलिस फास्कास, कैस सैयद और लाजर चकवेरा भी आपको ऑप्शन में दिख रहे होंगे। ये चारों ऑप्शन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सबसे पहला आंसर है सूरीनाम के जो राष्ट्रपति बने हैं, उसका सही आंसर है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, यानी कि डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब देखते हैं इनकी एक्स्ट्रा जानकारी क्या है। तो देखिए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी बने हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति। तो वहीं इलिस फाक इन्होंने हाल ही में ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है। ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री थे, अभी 2 दिन पहले ही इन्होंने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया है और वहाँ पे कई सारी कंपनियों की जांच भी चल रही है। और विश्वास मत हासिल करने के नाम पर इलिस फाक्सास ने ट्यूनीशिया के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। और कैस सैयद ट्यूनीशिया के इस समय राष्ट्रपति हैं। तो वहीं लाजर चकवेरा ने हाल ही में मलावी के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीता है। तो चारों ऑप्शन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। चंद्रिका प्रसाद संतोखी सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। इलिस फाक प्रधानमंत्री ट्यूनीशिया के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है। और ट्यूनीशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो कैस सैयद हैं, जबकि मलावी के जो राष्ट्रपति हैं वो लाजर चकवेरा हैं। देखते हैं इसकी एक्स्ट्रा नॉलेज। अब सूरीनाम की अगर हम बात करें तो सूरीनाम एक दक्षिण अमेरिकी देश है और यहाँ पे जो राष्ट्रपति बने हैं उन्होंने पूर्व सैन्य तानाशाह डेसी बाउटर्स का स्थान लिया है। डेसी बाउटर्स हाल ही में मई में हुए एक चुनाव को हार गए थे, जो कि नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम के प्रमुख हैं। एनपीएस उसे शॉर्ट में बोलते हैं। एनपीएस यानी कि नेशनल पार्टी ऑफ सूरीनाम के प्रमुख थे, सैन्य तानाशाह थे डेसी बाउटर्स। वो मई में चुनाव हार गए हैं, जिनकी जगह अब सूरीनाम के जो राष्ट्रपति बने हैं वो बने हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी। ये देखिए, चंद्रिका प्रसाद संतोखी बने हैं सूरीनाम के राष्ट्रपति। अगर मैं सूरीनाम की बात करूं तो सूरीनाम की जो राजधानी है वो है पैरामिरवो। कौन सी है? पैरामिरवो। और सूरीनाम की अगर मैं मुद्रा की बात करूं तो सूरीनाम डॉलर है वहाँ की मुद्रा। इसके अलावा ट्यूनीशिया की अगर हम बात करें तो ट्यूनीशिया की राजधानी है ट्यूनिस, जबकि मुद्रा है दीनार। और मलीबा की अगर हम बात करें तो मलावी की जो राजधानी है, चकवेरा राष्ट्रपति चुनाव जीते थे तो मलावी की राजधानी है लिंगोग्बे, जबकि वहाँ की मुद्रा है मलावी क्वाइचा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, साइबर अभियान शुरू किया है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना पुलिस। तेलंगाना पुलिस ने हाल ही में साइबर अभियान शुरू किया है। ये खास करके महिलाओं के लिए शुरू किया है। साइबर हमले इस समय ज़्यादा हो रहे हैं, तो साइबर हमलों से बचाने के लिए एक तरह से महिला पुलिस ने तेलंगाना की ने साइबर अभियान शुरू किया है। तो वही मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और हिमाचल की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश ने हाल ही में एक अभियान शुरू किया था जिसका नाम था रोको टोको अभियान। तो वहीं मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को आगे करने में सबसे प्रथम स्थान पर चल रहा है। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने 100% घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन दिए हैं। तो देखिए इसकी एक्स्ट्रा जानकारी, साइबर जो शुरुआत की थी साइबर की, वो किसके सहयोग से शुरू किया है तेलंगाना पुलिस ने? तो वो शुरू किया है राज्य यानी कि तेलंगाना पुलिस की महिला सुरक्षा विंग के साथ साथ कानूनी सहायता केंद्र और सिम्बियोसिस लॉ स्कूल की सहायता से साइबर अभियान शुरू किया है, जो कि महिलाओं के लिए खासकर से शुरू किया है। साइबर हमलों के बारे में जानकारी देने के लिए, साइबर हमलों से कैसे बचें, साइबर हमले क्या होते हैं, इस सब की जानकारी दी जाएगी साइबर अभियान में। बात करते हैं आगे। मध्य प्रदेश जो है वो
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना लागू करने में सबसे आगे रहा है। तो प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना क्या थी? ये वह योजना थी जो कि रेहड़ी पटरी वालों को 10,000 रुपये का कर्ज दे रही थी, जो कि मार्च 2020 के बाद 2020 से पहले रेहड़ी पटरी पर रहते हैं। मार्च 2020 के बाद अगर कोई रेहड़ी पटरी पर रहने लगा है तो वो इस योजना का पात्र नहीं होगा। मार्च 2020 से पहले जो भी लोग रेहड़ी पटरी पर रहते हैं उनके लिए सरकार 10,000 रुपये का आसान किस्त योजना पर लोन दे रही है, जिसको केंद्र की ये योजना है, जिसको नाम दिया गया था प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। तो वहीं मध्य प्रदेश ने एक और अभियान शुरू किया था जिसका नाम था रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान उन लोगों के लिए था जो कि मास्क नहीं पहनते हैं, उन्हें राज्य सरकार के द्वारा नियुक्त कर्मचारी रोकेंगे, मास्क के महत्व समझाएंगे और मास्क पहनने के लिए प्रेरित करेंगे। रोको टोको अभियान। इससे पहले मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूली बच्चों के लिए हमारा घर हमारा विद्यालय अभियान भी शुरू किया था, जिसमें घर में घंटी बजाकर उन्हें विद्यालय जैसी फीलिंग्स दी जाएंगी, हमारा घर हमारा विद्यालय के तहत। तो वहीं छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूं तो जो छत्तीसगढ़ है वो पहली ई अदालत चलाने वाला राज्य बन गया है। पूरी तरह से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये अदालत चली थी, इसलिए ई अदालत कहा जाएगा। छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया जिसने ई अदालत का आयोजन किया था। तो वही हिमाचल प्रदेश 100% एलपीजी कनेक्शन देने वाला राज्य बन गया है। एक केंद्र की योजना है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना गृहिणी के लिए एलपीजी कनेक्शन देती है, लेकिन उसके तहत हिमाचल प्रदेश में 100% गृहिणियों को एलपीजी कनेक्शन नहीं मिल पाया था। इसके बाद हिमाचल सरकार ने एक योजना शुरू की जिसका नाम था हिमाचल गृहिणी योजना। हिमाचल गृहिणी योजना के तहत हिमाचल प्रदेश ने 100% गृहिणियों को गैस सिलेंडर दिया है। बात करते हैं अगले पृष्ठ की। हाल ही में स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख का निधन हुआ है। कौन थे वो? तो उनका नाम था पुरुषोत्तम प्रियदास जी। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन नज़र आ रहे होंगे दोस्तों। चारों ऑप्शनों में जो भी नाम आपको नज़र आ रहे हैं इनमें से सभी का हाल ही में निधन हुआ है, इसलिए वीडियो आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट नज़र आती है, क्योंकि चारों ऑप्शंस के बारे में हम आपसे चर्चा करेंगे पूरे विस्तारपूर्वक। इसलिए पूरे ध्यान से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो इनका नाम था पुरुषोत्तम प्रियदास जी, जो कि स्वामी नारायण संस्था के प्रमुख थे। कोरोना के कारण इनका निधन हुआ है। तो वहीं ब्रह्म वासुदेव का भी निधन हुआ है। ब्रह्म वासुदेव कौन थे? ब्रह्म वासुदेव हॉकिंस कोकर के चेयरमैन थे, इनका भी निधन हुआ है। तो बिम सूबियर डच फुटबॉलर थे और नीला सत्यनारायण महाराष्ट्र की पहली निर्वाचन आयुक्त थी। देखिए एक्स्ट्रा जानकारी, पुरुषोत्तम प्रियदास जी इनका निधन हुआ है, जो कि सन्यासी आचार्य वंश के 5वें उत्तराधिकारी थे और स्वामी नारायण पीठ के आचार्य भी थे। अब इनकी जगह इन्होंने अपना उत्तराधिकारी किसी को नियुक्त नहीं किया था। इनके निधन के बाद स्वामी नारायण संस्था ने आपसी सहमति से सद्गुरु शास्त्री श्री जितेंद्र प्रियदास जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। याद रहे, पुरुषोत्तम प्रियदास जी ने किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था। जब कोरोना महामारी के कारण इनका निधन हो गया, उसके बाद संस्था ने आपसी सहमति से सद्गुरु शास्त्री श्री जितेंद्र प्रियदास जी स्वामी को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है। तो वहीं ब्रह्म वासुदेव का भी हाल ही में निधन हुआ था। ये कौन थे? ये चेयरमैन थे हॉकिंस कोकर के, और 1968 में 22 चेयरमैन थे, जबकि 1984 में इन्हें हॉकिंस कोकर का चेयरमैन बनाया गया था। इनका हाल ही में निधन हो गया है। तो नीला सत्यनारायण का भी हाल ही में निधन हुआ है। महाराष्ट्र की पहली निर्वाचन आयुक्त थी, जो कि 1972 बैच की आईएएस थी। वहीं बिम सूबियर का भी हाल ही में निधन हुआ है। ये डच फुटबॉलर थे जिन्होंने कुल 509 मैच खेले हैं। साथ ही साथ 1974 और 1978 में लगातार 2 फीफा विश्व कप फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी भी रहे हैं डच फुटबॉलर। हालांकि दोनों में ही इन्हें हार मिली थी, और ये फीफा विश्व कप जो खेले गए थे वो 1974 में वेस्ट जर्मनी से इन्होंने फाइनल खेला था, जबकि 1978 में अर्जेंटीना से फाइनल खेला था। इसलिए आपके 2 क्वेश्चन यहाँ पे बन जाते हैं। 1974 फीफा विश्व कप फाइनल की जो विजेता टीम रही थी वो वेस्ट जर्मनी रही थी, जबकि 1978 फीफा विश्व कप फाइनल की जो विजेता टीम रही थी वो अर्जेंटीना रही थी। बात करते हैं अगले प्रश्न की। किस अंतरिक्ष यान ने सूर्य की सबसे नज़दीक तस्वीर खींची है? तो इसका सही आंसर होगा सोलर आर्बिटर। सोलर आर्बिटर ने सूर्य की सबसे नज़दीकी तस्वीर खींची है, जो कि 7,70,00,000 किलोमीटर की दूरी से खींची हैं। ये अब तक की सबसे नज़दीकी तस्वीर है
जो कि सोलर ऑर्बिटर की तरफ से खींची गई हैं। इसके अलावा इन चारों की मैं बात करूँगा। N2A रॉकेट द्वारा एक मंगल मिशन भेजा जा रहा था, जिसे एक बार फिर से रद्द किया गया है। तो वहीं पाकात 1R और बद्र भी पाकिस्तान के 2 उपग्रह हैं। इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का जो यान था सोलर आर्बिटर, ये किसका यान था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का। इस सोलर आर्बिटर ने 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी से तस्वीर ली है, जिसमें सूर्य में आग ही आग नज़र आ रही है। और इन आग की लपटों को जो नाम दिया गया है, वो नाम दिया गया कैंपफायर्स। यानी कि 7 करोड़ 70 लाख किलोमीटर की दूरी से जो तस्वीरें खींची गई हैं, उनमें जो आग नज़र आ रही है, उन्हें कैंपफायर्स नाम दिया गया है। और किस यान द्वारा खींची गई है तस्वीर? सोलर आर्बिटर द्वारा। और सोलर आर्बिटर किस एजेंसी का यान था? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का ये यान था। इसके अलावा UAE का पहला मंगल मिशन फिर से खराब मौसम की वजह से टालना पड़ा है। ये मंगलयान N2A रॉकेट के जरिए बुधवार को भेजा जाना था, जो कि दक्षिणी जापान के तनेगाशिमा अंतरिक्ष केंद्र से रवाना किया जाना था, लेकिन अब इसको एक बार फिर रद्द कर दिया गया है। तो वहीं 2 और ऑप्शन थे, जिसमें बद्र भी एक उपग्रह है जो कि पाकिस्तान का है, जिसे 10 दिसंबर 2001 को लॉन्च किया गया था। तो वहीं तीसरा उपग्रह लॉन्च किया था पाकिस्तान ने ही, पाकात 1R, या फिर इसे आप पाक साक 1 भी कह सकते हैं, लेकिन इसे चीन की मदद से छोड़ा गया था और इस उपग्रह को चीन ने ही निर्मित किया था। और इसको जो लॉन्च किया गया था वो किया गया था 11 अगस्त 2011 को। वहीं दूसरे और तीसरे उपग्रह के बारे में पता चल गया है। पहले उपग्रह की बात करूं तो पाकिस्तान का पहला उपग्रह था बद्र 1, उसके बाद दूसरा उपग्रह बद्र बी। टोटल 5 उपग्रह पाकिस्तान ने अब तक लॉन्च किए हैं। और पाकिस्तान ने जो स्पेस एजेंसी अपनी बनाई थी, वो बनाई थी 16 सितंबर 1961 में, जिसका नाम था स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि आप इसे शुभक्रव कह सकते हैं, जो कि पाकिस्तान ने बनाई थी 16 सितंबर 1961 को। वहीं भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो का निर्माण हुआ था 1969 में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है 17 जुलाई। 17 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस मनाया जाता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा मनाया जाता है, जिसका मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? नीदरलैंड में स्थित है। इसके अलावा 15 जुलाई को क्या मनाया जाता है? तो 15 जुलाई को मनाया जाता है विश्व कौशल दिवस, जो कि रोजगार से संबंधित है। जो हस्तशिल्पी हैं, जिनके अंदर एक कौशल होता है, उन लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए 15 जुलाई को विश्व कौशल दिवस मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा। विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का जो थीम था वो क्या था? तो वो थीम था स्किल्स फॉर अ रिसाइलेंट यूथ। ये था विश्व युवा कौशल दिवस 2020 का थीम। तो वहीं 12 जुलाई को मनाया जाता है मलाला दिवस। एक पाकिस्तानी नागरिक थी। मलाला दिवस मनाया जाता है 12 जुलाई को। मलाला यूसुफजई का इस दिन जन्मदिन है। 9 अक्टूबर 2012 को जब तालिबान हमले में मलाला यूसुफजई में गोली मारी गई थी, उसके बाद इनका इलाज चला था और ये स्वस्थ होकर घर लौटी थी। इनके बाद इन्होंने महिलाओं के लिए शिक्षा की आवाज़ उठाई थी। इसी के तहत 12 जुलाई को मलाला दिवस भी मनाया जाता है और 12 जुलाई को मलाला यूसुफजई का जन्मदिन भी है। 2019 में संयुक्त राष्ट्र की एक समीक्षा रिपोर्ट आई थी, जिसमें मलाला को दुनिया की सबसे प्रसिद्ध किशोरी घोषित किया गया था। तो वहीं 2012 में इन्हें युवा शांति पुरस्कार भी दिया गया था। तो वहीं 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, युवा ओलंपिक खेल 2022 स्थगित किए गए हैं, कब तक किए गए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2026। युवा ओलंपिक खेल 2022 को जो स्थगित किया गया कोरोना महामारी के कारण, वो 2026 तक स्थगित किया गया है। वहीं टोक्यो ओलंपिक खेल को 2021 तक स्थगित किया गया है। देखिए, आयोजन स्थल क्या था इनका? युवा ओलंपिक खेल का प्रति 4 वर्ष पर ये आयोजित किए जाते हैं और इस बार इनका जो आयोजन स्थल था वो था सेनेगल। और सेनेगल की जो राजधानी है वो है डैकर। सेनेगल एक पश्चिमी अफ्रीकी देश है, जहां युवा ओलंपिक खेल का आयोजन किया जाना था, लेकिन अब इन्हें 2026 तक स्थगित कर दिया गया है। सेनेगल की मुद्रा क्या है? तो सेनेगल की मुद्रा है पश्चिमी अफ्रीकी CFA फ्रैंक, ध्यान रखिएगा। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की मैं बात करूं तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड में है और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं।
इससे पहले मैंने एक और मुख्यालय आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, तो उसका मुख्यालय है नीदरलैंड में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। बात करते हैं अगले प्रश्न की। HCL के CEO बने हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा रोशनी नाडर। रोशनी नाडर शिव नाडर की पुत्री हैं। शिव नाडर ने आज यानी कि 17 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दिया था। उसके बाद तत्काल प्रभाव से रोशनी नाडर HCL की CEO बन गई हैं। तो वहीं C विजय कुमार HCL के अध्यक्ष हैं। रोशनी नाडर CEO बनी हैं, जो कि अपने पिता शिव नाडर के स्थान पर बनी है। और रोशनी नाडर का पूरा नाम है रोशनी नाडर मल्होत्रा। वहीं HCL के अध्यक्ष हैं इस समय C विजय कुमार। तो इसके अलावा एक रिपोर्ट जिसका नाम है वेल्थ हॉर्न रिच लिस्ट, उस रिपोर्ट के अनुसार रोशनी नाडर भारत की सबसे अमीर महिला हैं, जिनका नेटवर्थ 36,800 करोड़ रुपए है, यानी कि उनकी संपत्ति 36,800 करोड़ रुपए है। तो ये थी आज की करंट अफेयर्स। लेटेस्ट करंट अफेयर्स पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम आपके लिए इसी तरह बेहतर करंट अफेयर्स लाने का प्रयास करते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।